साल 2001 की एक ठंडी शाम थी। दिन ढलने लगा था। आसमान में काले बादल होने के कारण हर तरफ घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा था। विजय का दिल्ली में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने के लिए पूरा दिन दौड़ भाग में ही बीत गया था। बड़े शहर के अच्छे कॉलेज और कोचिंग में एडमिशन जितनी आसानी से मिल जाता है, बैचलर लड़कों को कमरा उतनी ही मुश्किल से मिल पाता है। विजय अभी रात बिताने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक बार फिर से जोरदार बिजली कड़कती है और विजय अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वैसे तो दिल्ली में आमतौर पर हर तरफ भीड़ नजर आती है, लेकिन ये आउटर दिल्ली का इलाका था। जिस बस स्टॉप पर खड़ा वो बस आने का इंतजार कर रहा था, वहाँ आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था और दूर दूर तक इंसान का कहीं कोई नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही विजय को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। विजय पलटकर देखता है तो पाता है वहाँ पर जीन्स और कुर्ती पहने एक लड़की खड़ी हुई है। विजय कुछ देर तो चुपचाप खड़ा हुआ बारिश की बूंद को निहारता रहता है, फिर लड़की की तरफ देख कर कहता है, इतनी रात को आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था। मौसम भी खराब है, आपको अपने घर से किसी को बुला लेना चाहिए था। बस तो पता नहीं मिलेगी या नहीं। विजय के बात करने पर लड़की भी एक नजर विजय की ओर देखती है और उसके बाद फिर से चुपचाप खड़ी होकर सड़क की ओर देखने लगती है। विजय को लड़की का ये बिहेवियर थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए आगे कुछ भी कहे बिना विजय भी चुपचाप सड़क की तरफ देखने लगता है। विजय और वो लड़की लगभग 40-45 मिनट से बस स्टॉप पर ही खड़े थे और अब रात के लगभग 9:30 बज गए थे। विजय को जोरों की भूख भी लगी हुई थी, इसलिए अब वहाँ खड़े रहकर बस का इंतजार करना और भी कठिन होता जा रहा था। मुझे नहीं लगता इस रूट से कोई भी बस जाने वाली है। तुम दिल्ली के नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मैं एक्चुअली जौनपुर से आया हूँ। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया है। फिलहाल रहने का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए बस कमरे की तलाश में ही लौटते हुए देर हो गई। तो कहाँ जाओगे अब? अब देखता हूँ, रेलवे स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊंगा। तुम्हें रहने के लिए जगह की जरूरत है? वैसे मेरी सोसाइटी में फ्लैट खाली है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। ओके, अब कहाँ रहती हैं आप? बस यहाँ से कुछ दूर पर मेरा फ्लैट है, मैं वहाँ रेंट पर रहती हूँ। आप चलिए, मैं आपको अपना फ्लैट दिखा देती हूँ। अब इतनी रात को चलना ठीक होगा क्या? आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं सुबह आता हूँ ना। ये दिल्ली है, यहाँ कभी रात नहीं होती। और तुम कौन सा लड़की हो जो घबरा रहे हो? वैसे भी यहाँ बस स्टॉप पर रात बिताना सेफ नहीं है, सामने ही कब्रिस्तान है। कई बार लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए। भूतों पर तो विश्वास करते होंगे ना तुम? कभी महसूस किया है आधी रात को सन्नाटे के बीच किसी की प्रेजेंस को? क्या आप भी, ये भी कोई वक्त है मजाक का? विजय कुछ पल के लिए सोचता है और फिर लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तुम नजदीक में ही रहती हो, फिर आधी रात तक बस स्टॉप पर क्यों खड़ी थी? तुम तो आसानी से वॉक करके जा सकती थी ना। मैं बस अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है वो नहीं आएगी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रुकेगी आज। वैसे भी मैं किसी से नहीं डरती। दिशा नाम है मेरा, बरेली की रहने वाली हूँ। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद विजय और दिशा एक पुरानी सी कॉलोनी के पास पहुंच गए थे। ये कोई सरकारी कॉलोनी नजर आ रही थी। कॉलोनी के एंट्रेंस पर एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा था, जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था। कॉलोनी बड़ी पुरानी और सुनसान लग रही है, थोड़ी अजीब नहीं है? तुम यहाँ रह लेती हो? हाँ, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, खाली है काफी मकान। ये 3 नंबर वाला मकान खाली है, तुम चाहो तो आज वहीं रुक जाओ। मैं भी यहीं आगे जो 2 मकान छोड़कर घर दिख रहे हैं ना, वहाँ रहती हूँ। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था और झिंगुरों की तीखी सी आवाज के अलावा वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। दिशा को हाथ से बाय करते हुए विजय 3 नंबर वाले मकान का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, उसे अपने सामने दिशा खड़ी हुई दिखाई देती है। दिशा, तुम तो चली गई थी ना, अंदर कैसे आई तुम? अरे, तुम्हारे साथ ही तो अंदर आई हूँ, अंधेरे में ध्यान नहीं दिया तुमने। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक बेड भी है, 1 हफ्ते पहले ही खाली हुआ है। ये रूम अभी रहने लायक होगा। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए आज रात तुम यहीं सो जाना, सुबह मिलते हैं। विजय कभी सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जैसे अनजान शहर में पहले ही दिन कोई खूबसूरत लड़की उसे मिल जाएगी और उसकी इतनी मदद भी करेगी। रात बिताने के लिए विजय अंदर जाकर बेड पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह उसके सोकर उठने के कुछ देर बाद ही दिशा उसे नजर आती है। तुम अपनी कोचिंग को आओ, अब इस घर से कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो। लेकिन किराया? फ्लैट मेरे जानने वाले का ही है, तुम चाहो तो मुझे किराया दे देना, मैं दे दिया करूंगी। विजय को एक खूबसूरत लड़की का अपने लिए कंसर्न बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बैंक की कोचिंग करती हूँ, दोपहर में 2 घंटे के लिए जाती हूँ, उसके बाद जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा फ्लैट नंबर 6 है। एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। किसी बाहर वाले को इस कॉलोनी में लेकर कभी मत आना। और हाँ, कॉलोनी के लोगों को भी डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कभी भी किसी का दरवाजा मत खटखटाना। ओके। विजय को दिल्ली रास आ गई थी। हर रोज सुबह जब वो उठता, उसे दिशा के हाथ का लिखा हुआ गुड मॉर्निंग नोट उसके दरवाजे पर लगा मिलता। वे दोनों अक्सर साथ में बैठकर घंटों बातें करते और अपने भविष्य के सपने सजाते। कुछ दिन बाद, दिशा, कॉलोनी में इतना सन्नाटा रहता है, बाकी मकान खाली है क्या? कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कभी कोई आता जाता नजर नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा मन नहीं लगता क्या यहाँ पर? बाकी लोगों की याद क्यों आ रही है? तुम्हें बताया था ना, यहाँ रहने वाले लोग डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते, इसलिए ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं। नहीं, मन लगने जैसी कोई बात नहीं है। तुम हो ना मेरे पास,
बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। विजय ने महसूस किया कि दिशा की आंखें इस बात के जवाब में थोड़ी बदल सी गई हैं और लहजा थोड़ा सख्त हो गया है। शायद दिशा पॉजिटिव हो रही है, उसे मेरा किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा। हर गुजरते दिन के साथ विजय दिशा की ओर नजदीक आता जा रहा था। जनवरी की खूबसूरत ठंडी शाम थी। विजय अपने फ्लैट की छत पर दिशा के कंधे पर सर रखकर बैठा हुआ था। दिशा, वैसे तो तुम बस 2 मकान छोड़कर ही रहती हो, लेकिन मुझसे अब ये 2 मकान जितनी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक बात सच सच बताओ, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करती हो। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मैं। सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा, वरना हम दोस्त ही ठीक है। अब बस तो हो गया फैसला। अलग अलग फ्लैट क्यों, हम एक साथ रहते हैं ना। दिशा विजय के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी और विजय दिशा के लंबे बालों से खेलते हुए उससे बातें कर रहा था। तभी उसने देखा कुछ दूरी पर एक आदमी छत पर खड़ा उसे ही घूर रहा है। चलो नीचे चलते हैं। पता नहीं कौन है वो आदमी, जब भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठता हूँ ना जाने क्यों कहा जाने वाली नजरों से घूरा करता है। अरे पता नहीं ये आदमी है या भूत, ऐसे आंखें फाड़ कर कौन देखता है। तुम थोड़ा सावधान रहना, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। अरे मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो, छोड़ो उसे। विजय के कहने पर दिशा अब उसके फ्लैट में ही शिफ्ट हो गई थी। दोनों लिव इन में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ दोनों ही बहुत खुश थे। अरे यार, कोचिंग खत्म होते ही तू ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर पर सिंह। अरे भाई अब तो 1 साल बीतने को आया, अब तो हमारे साथ थोड़ा टाइम बिता लिया करो। इतने भी बुरे नहीं है हम कि तू हमारे साथ 2 बात भी ना कर सके। वो क्या है ना कि दिशा की कोचिंग दिन में ही खत्म हो जाती है। वो बेचारी पूरा दिन मेरा ही वेट करती रहती है, अकेले परेशान हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी घर भागता हूँ। दिशा, मतलब तुम शादीशुदा हो? अरे नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ, दिशा मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। ओ भाई, गजब बात कर रहे हो, मतलब बिन फेरे हम तेरे। तब तो मिलना पड़ेगा भाई भाभी जी से। देखो हमारे जैसे बेरोजगार बंदे पर इतना भरोसा करने वाली लड़की से एक मुलाकात तो बनती है, क्यों? मोहन की बात सुनकर विजय उसे अपने साथ कमरे पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोसाइटी के गेट पर पहुंचकर मोहन देखता है कि सामने एक पुरानी सी टूटी फूटी खंडहर नुमा सोसाइटी दिखाई दे रही है। सोसाइटी में अंदर जाने के लिए एक गेट है जिस पर झाड़ियां लिपटी हुई हैं। अधखुले गेट से अंदर जाते हुए मोहन हैरानी से चारों ओर देख रहा था। तुम इस सोसाइटी में रहते हो? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? सुबह से मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें? नहीं यार, मजाक की क्या बात है, मैं सच में इसी सोसाइटी में रहता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सोसाइटी पिछले 6-7 साल से खाली पड़ी हुई है। अरे यार, तू आउटसाइडर है, लेकिन हम तो यहीं दिल्ली में पैदा हुए हैं ना, हमें बेवकूफ बनाएगा? अरे तुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है यार, तो चल मैं तुझे दिखाता हूँ ना मेरा रूम, बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? मोहन हैरानी से सोसाइटी के मकानों को देख रहा था। तभी मकान नंबर 3 के सामने जाकर विजय रुक जाता है। आ गया मेरा फ्लैट, चल अब अंदर चलते हैं। मोहन अंदर जाता है तो देखता है पूरा फ्लैट बहुत ही गंदा था। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे, सीलन से पूरी दीवारें काली पड़ गई थी और धूल और मिट्टी ने घर के फर्श को पूरी तरह से ढका हुआ था। विजय भाई, सही मजाक कर लेते हो? इस घर की हालत देख रहे हो? इस मकान की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर इंसान तो क्या, जंगली जानवर भी नहीं रहेगा, और तुम कह रहे हो कि तुम इस मकान में रहते हो? मुझे खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाकई पिछले 1 साल से इसी मकान में रह रहा हूँ। और जैसा तुम्हें ये मकान दिख रहा है ना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कुछ घंटे पहले जब मैं इसे छोड़कर गया था तब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ घंटे में इस मकान की हालत इतनी कैसे बदल गई? अरे यार, बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ घर है ये। दिशा घर की बहुत केयर करती है। कहाँ है तेरी दिशा? दिखाई तो नहीं दे रही। तू तो कह रहा था कि तेरे रूम में ही रहती है। अरे ऐसे घर में कौन लड़की रहेगी? तेरा मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा हुआ है यार? अभी भी सच सच बता, तू ये सब मजाक कर रहा है ना? अरे यार, मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? विजय के इतना कहते ही अचानक ही घर में चल रहा एकमात्र बल्ब फ्लैक्चुएट करने लगता है और एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छूकर निकल जाता है। कमरे के अंदर की हवा बोझिल सी होने लगती है और अंदर के कमरे से खटखट की आवाज आने लगती है। लगता है अंदर वाले रूम में है दिशा, चल देखते हैं। विजय अंदर रूम में जाता है तो वहाँ भी हर तरफ गंदगी और सीलन ही नजर आती है। तभी उन्हें बाहर के कमरे से खटखट की आवाज आने लगती है। विजय अपने दोस्त को लेकर हैरानी से बाहर के कमरे में आता है। तभी उसे एक बार फिर अंदर के कमरे का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है। भाई, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुझे जरूर कुछ तो गलतफहमी हुई है। मेरी बात मान, तू कुछ दिन के लिए अपने घर हो आ। तेरी तबीयत सही नहीं है, ऐसी हालत में तेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। 1 मिनट रुक, मुझे याद आया, सुबह ही दिशा ने मुझे खाना पैक करके दिया था, लेकिन मैं टिफिन को ले जाना भूल गया। अभी भी वो टिफिन किचन में ही रखा होगा, रुक जा। विजय दौड़ता हुआ रसोई में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वाकई एक टिफिन रखा हुआ है। ये देख, मैंने कहा था ना, ये रहा मेरा टिफिन, तो इसे खोल कर देख, तुझे इसमें पास्ता मिलेगा। मोहन जैसे ही टिफिन को खोलता है, डब्बा उसके हाथ से छूट जाता है। टिफिन के अंदर रखे हुए खाने में से गंदी बदबू आ रही थी और उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। अच्छा चल, एक बार पड़ोसी से पूछ कर देखते हैं। विजय और मोहन बारी बारी से सारे मकानों पर जाते हैं, लेकिन सभी मकानों की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। सभी मकान खाली थे और उनमें गंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं?
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो ऐसा ही फंस जाऊँ। तू अभी रुक, वो सामने कॉलोनी दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर एक आदमी रोज मेरी दिशा को घूर घूर कर देखता था। तू चल, वो बताएगा तब तो तू मानेगा ना कि दिशा और मैं इसी फ्लैट में रहते थे। मोहन विजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर पा रहा था। ऐसा लगता था वो किसी भी पल बस रो पड़ेगा। विजय का मन रखने को मोहन उसके साथ सामने वाली कॉलोनी में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कुछ ही मिनटों में एक सांवला सा बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति दरवाजा खोलता है। ये वो सर, प्लीज सच सच बताइए, आप मुझे जानते हैं या नहीं? विजय की बात सुनकर उस आदमी ने एक नजर विजय को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। बताइए ना सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे शर्म आ रही है इस इंसान को ये बात कबूलने में कि हर रोज ये एक प्रेमी जोड़े को छिप छिप कर देखता था। इतना ही नहीं, मैंने इसकी नजर में दिशा के लिए कुछ अलग ही महसूस किया है। अरे पागल हो क्या तुम? आज तक तो बस मुझे शक था, लेकिन आज यकीन भी हो गया कि सिर फिरे हो तुम। यह लड़का रोज सामने जो डीडीए के खाली फ्लैट पड़े हैं ना, उसकी छत पर बैठकर पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ाता रहता था। ऐसे बिहेव करता था जैसे ये किसी के साथ बैठा हो, अकेले में ही हंसता बड़बड़ाता और फिर कई बार मेरी तरफ देखकर गुस्से में मुंह फेर कर नीचे चला जाता। मुझे तो ये कोई सरफिरा पागल ही लगता था जो उन खाली पड़े खंडहरों की छत पर न जाने क्या करने जाता था। मुंह बंद करो अपना, झूठ बोलता है ये। तूने मुझे देखा लेकिन दिशा नहीं दिखाई दी तुझे? अरे मैं रोज उसके साथ ही जाता था छत पर। भाई इलाज कराओ इसका। विजय, दिशा कोई है ही नहीं, किसी ने नहीं देखा है आज तक उसे। तू संभाल खुद को यार, इस बारे में जितना सोचेगा ना उतना ही खुद को परेशान करेगा। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहता। इस समय तू बस कुछ दिन के लिए अपने घर चला जा और घर जाकर अपनी फैमिली को सब सच सच बता देना। जो कुछ तूने इतने दिन अपनी आंखों से देखा वो कुछ और नहीं, बस एक छलावा था। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं और ये अंकल भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने देखा है। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो अब देख रहा है वो झूठ है या जो पिछले 1 साल से उसने देखा या जिया है वो झूठा था। अपने आप को ये समझा पाना कि पिछले 1 साल से वो एक भ्रम, एक छलावे में जी रहा था, विजय के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। विजय को सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आ रहा था। विजय भाई, जिस जगह को तुम अपना कमरा बता रहे हो ना, वो रहने लायक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहीं से अपने गाँव के लिए निकल जाना। विजय ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके बाद मोहन उसे अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। अगले दिन सुबह ही मोहन ने उसे उसकी गांव जाने वाली बस में बिठा दिया था। मोहन अपने गांव जरूर आ गया था, लेकिन जैसे अपने आप को ही भूल गया था। वो हर समय बस अकेले में बैठा पेंसिल से एक चेहरा बनाने की नाकाम कोशिश करता रहता। विजय को अपने गाँव लौटे 1 महीने का समय बीत गया था। घर में सभी लोग उसे समझा समझा कर थक गए थे कि दिशा बस उसके मन का वहम था और कुछ भी नहीं। लेकिन विजय उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। ना तो अब उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही वो किसी से बातचीत किया करता। इसी बीच एक सरकारी नौकरी में उसका चयन हो जाता है। विजय नौकरी ज्वाइन कर लेता है। काम के दबाव और गुजरते समय के साथ वो धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। आज फिर 20 दिसंबर था, वही दिन जब पहली बार विजय दिशा से मिला था। न जाने क्यों आज विजय को बार बार दिशा का ख्याल आ रहा था। देर रात उसे ऐसा लगा जैसे दिशा उसे आवाज लगा रही है। विजय ने उठकर कमरे के बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक एक बार फिर उसे छत के ऊपर से दिशा की आवाज सुनाई देती है। विजय पागलों की तरह दौड़ते हुए छत पर पहुंचता है तो देखता है सामने दिशा खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। विजय दौड़कर उसका हाथ थाम लेता है। तुम आ गई दिशा, मुझे पता था तुम हो। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? चलो मैं सबको तुमसे मिलाता हूँ। विजय की बात सुनकर एकाएक दिशा विजय का हाथ छोड़ देती है और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगती है। छत के आखिरी छोर पर पहुंचकर दिशा ने एक कदम और पीछे की ओर बढ़ाया और छत से नीचे लगी। विजय के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो पसीने में लथपथ बिस्तर से उठकर बैठ गया। इतने दिनों के बाद अचानक दिशा का ख्याल आया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विजय की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई उसके कमरे में आती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ, अब सो जाओ। मैंने साफ सुना ये दिशा कहकर चिल्लाया था, जरूर वो चुड़ैल इसके सपने में आई होगी। अगले दिन सुबह, बेटा देख तो एक रिश्ता आया है तेरे लिए, बरेली की लड़की है, अच्छी लग रही है हमें तो, तू देखकर बता ना कैसी है। और देख बेटा, जब तक तू जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा ना, वो अतीत के बुरे ख्याल तुझे ऐसे ही सताते रहेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझो, मुझे मंजूर है। विजय के हाँ बोलने पर जल्द ही विजय की पूरी फैमिली सगाई के लिए दृष्टि के घर पहुंच जाती है। जाओ बेटा, दामाद जी को घर दिखा कर ले आओ। दृष्टि विजय को ऊपर का फ्लोर दिखाने ले जाती है। ऊपर के कमरे में जाकर एकाएक एक तस्वीर को देखकर विजय के पांव वहीं जम जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये मेरी दीदी दिशा की तस्वीर है। 5 साल पहले पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई थी। वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने धोखा दिया और उन्हें छोड़कर चला गया। दीदी इंतजार करती रही उसका, लेकिन जब वो लौट कर नहीं आया तो उन्होंने हताश होकर आत्महत्या कर ली। मौत हो गई है इनकी? कब? मतलब कब हुई? 4 साल पहले, लेकिन वो हमारे आसपास ही है। मैं अपनी दी को महसूस कर सकती हूँ। बहुत गहरा बॉन्ड था हम दोनों में। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? प्लीज नीचे चले, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं ये इत्तेफाक था या कुछ और। दिशा की बहन दृष्टि से ही विजय की सगाई हुई थी। विजय बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन चाहकर भी किसी को कुछ कह नहीं पा रहा था।
और कहता भी तो कौन यकीन करता उसकी बात पर। यूं ही बेचैनी में महीने भर का समय बीता और शादी का दिन भी आ गया। शादी के बाद दृष्टि विजय के कमरे में बैठी घूंघट में चेहरा छिपाए उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में विजय के कदमों की आहट होती है तो दृष्टि थोड़ा और संभल कर बैठ जाती है। कुछ पलों के बाद विजय दृष्टि का घूंघट उठाता है। मैंने कहा था ना जान, तुम्हारा साथ में मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत लंबा इंतजार कराया तुमने, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। इतना कहकर दृष्टि जोर जोर से हंसने लगती है। विजय को पहचानते देर न लगी कि ये आवाज दृष्टि की नहीं बल्कि दिशा की है। कांपते हाथों से वो बिस्तर से उठकर दूर खड़ा हो गया था। दृष्टि की पुतलियां धीरे धीरे सफेद हो रही थी। चेहरा भयावह और निस्तेज दिखाई पड़ रहा था। धीमे कदमों से वो विजय की ओर बढ़ रही थी और विजय कांपते शरीर के साथ जमीन पर गिर गया था। प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मैं। सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा, वरना हम दोस्त ही ठीक है। अब बस तो हो गया फैसला। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। एक इंसान के जीवन में अगर कोई सच्चाई होती है तो वो है मृत्यु। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है ताकि उस आत्मा को मोक्ष मिल सके और वो आत्मा इस दुनिया में भटकती ना रहे। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पंच तत्वों में विलीन होने के बाद भी मुक्त नहीं होती। इस दुनिया में सबकी मृत्यु का एक निर्धारित समय है। मृत्यु के बाद वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जिसकी मृत्यु ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में हो। परंतु यदि कोई सांसारिक दुखों से पीड़ित व्यक्ति उस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही इस संसार को छोड़कर अपनी स्वेच्छा से चला जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो सहज ही मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि उसकी आत्मा जन्मों जन्मांतर तक इसी लोक में भटकती रहती है। टीना अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर में शिफ्ट हुई थी, इसलिए वो वहाँ रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में थी। यार 3 दिन से ढूंढ रही हूँ लेकिन रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही। यार अगर मेरी रूममेट ढंग की होती ना तो तुझे इस तरह परेशान ही नहीं होना पड़ता। मैं तुझे अपने साथ रख लेती, पर कोई नहीं, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करती हूँ। उसका जरूर किसी डीलर से कोई ना कोई कांटेक्ट होगा। 3-4 दिन और बीत गए लेकिन टीना को रहने के लिए उसके बजट में कोई रूम नहीं मिला। तभी वृंदा के पास उसके फ्रेंड साहिल का कॉल आया। हेलो, कोई जगह मिली क्या तुझे? हाँ मिली तो है, लेकिन यार वो मोक्ष द्वार के पास है। एक बार अपनी दोस्त से पूछ ले, अगर वो रहने में कंफर्टेबल है तो मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। वृंदा ने टीना को बताया कि साहिल को उसके लिए एक घर तो मिला है, लेकिन परेशानी ये है कि वो मोक्ष द्वार के पास है। मोक्ष द्वार? ये क्या है? अरे मोक्ष द्वार मतलब शमशान घाट जहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। क्या यार, ये कैसी जगह घर दिलवा रही है तू मुझे? तुझे तो पता है मुझे पहले इन सब चीजों से कितना डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है यार, लेकिन क्या करे, इस बजट में कहीं और घर मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डिसीजन तेरा है, अगर तुझे ठीक लगे तो ही हाँ बोलना। ठीक का तो पता नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो मैं तेरे साथ भी नहीं रह सकती, वरना तेरी वो रूममेट तुझे भी वहाँ नहीं रहने देगी। जो भी है डन कर दे। टीना के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि इतने दिनों तक अपने बजट में घर ढूंढने के बाद भी उसे घर नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने सोच विचार कर इस डील को फाइनल कर दिया और अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग में उसकी मदद करवाने के लिए वृंदा और साहिल भी उसके साथ गए थे। यहाँ मेरे साथ और कौन रहने वाला है? अब कोई नहीं, तुम अकेली ही हो। क्या? और नीचे वाले फ्लोर पर? अब नीचे भी कोई नहीं है, ये पूरा घर तुम्हारा है। तुम्हारे साथ किसी की शेयरिंग नहीं है, तो तुम आराम से रह सकती हो। क्या? मेरे साथ यहाँ और कोई नहीं है? तो मुझे ये घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया? एक रूम की प्राइस में 2 फ्लोर का इतना बड़ा घर? अरे लोग अंधविश्वासी है, इसलिए इस मोक्ष द्वार की वजह से कोई यहाँ नहीं रहता। तुमने हाँ की तो लैंडलॉर्ड ने कम पैसों में हाँ कर दी ताकि कोई तो यहाँ रहे, बस और कुछ नहीं। अच्छा मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। हाँ, साहिल वहाँ से चला गया और वृंदा भी टीना की शिफ्टिंग में मदद कराने के बाद वहाँ से जाने लगी। यार पहली बार इतने बड़े घर में ऐसे अकेली हूँ, डर लग रहा है। आज रात तो यहीं पर रुक जा प्लीज। सॉरी यार, लेकिन आज मैंने वंश के साथ मूवी नाइट प्लान की है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से उसके फ्लैट जाना है। आई होप तू समझेगी और डर मत, कुछ नहीं है। ओके टेक केयर। वृंदा टीना के सर पर अपना हाथ सहलाकर वहाँ से चली गई। घर में टीना की पहली रात थी और घर मोक्ष द्वार के पास था, तो ना चाहते हुए भी बार बार उसके मन में डरावने ख्याल आ रहे थे। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो मूवी देखने लगी, लेकिन मूवी देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। टीवी ऑन था, वो हल्की नींद में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे लगा मानो अभी अभी किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया हो। तो उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो अचानक से थोड़ी सहम गई।
तभी उसने देखा कि टीवी ऑन है। लगता है आवाज टीवी से आ रही थी। मूवी देखते देखते कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। टीवी ऑफ कर देती हूँ। टीना ने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया और सोने के लिए फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे अपनी आंखें बंद किए कुछ ही देर बीती थी कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी, जैसे तो उसकी खिड़की को किसी ने खटखटाया हो। टीना आधी नींद में थी तो उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी उसे फिर से खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। कोई तो है बाहर, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। तभी एक बार फिर खिड़की पर वही आवाज हुई। टीना ने हिम्मत की और खिड़की के पास गई। उसने पर्दा हटाया तो किसी ने उसकी खिड़की को बहुत जोर से नॉक किया। उसने ध्यान से देखा तो खिड़की पर उसे एक बड़ी ही भयानक परछाई दिखाई दी। तभी अचानक वो परछाई वहां से भागती हुई बालकनी की दूसरी तरफ चली गई। तभी टीना को बालकनी की दूसरी तरफ वाली खिड़की से वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा मानो कोई बड़ी ही दबी सी हंसी हंस रहा हो। टीना थोड़ी घबरा गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरी तरफ जाकर पर्दा हटाकर देखे कि वहाँ कौन है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अंदर रूम में ही रहूंगी। हे माता रानी मेरी रक्षा करना। मेरा रूम लॉक तो है ना? चेक करती हूँ। नहीं, पहले फोन में दुर्गा चालीसा लगाती हूँ। टीना ने अपने फोन में दुर्गा चालीसा लगाई और फोन को फुल वॉल्यूम पर कर दिया। उसने रूम के गेट को चेक किया तो दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत करके सब खिड़कियों को भी चेक किया तो वो भी बंद थी और अब खिड़की से उसे बालकनी में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था। तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई और दुर्गा चालीसा सुनते हुए सो गई। जैसे तैसे उस घर में उसकी एक रात बीत गई। घर में उसके अगले दिन कुछ शांति से बीते, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से खिड़की पर वो दस्तक होनी शुरू हो गई। यहाँ पर पहली रात को भी मेरे साथ यही हो रहा था राजकर से। ऐसे तो मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी। तभी टीना को अपनी बालकनी से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा कि कोई औरत अपनी पायलों की छन छन करती हुई उसकी बालकनी में चल रही हो। कुछ तो अजीब है यहाँ। कुछ तो अजीब है यहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे करके बालकनी से आ रही किसी औरत के हंसने और पायलों की छन छन की आवाज बढ़ने लगी। टीना ने आज फिर से अपने फोन में दुर्गा चालीसा लगाई और उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने देखा तो बाहर कोई नहीं था, इसलिए उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई और उसने खिड़की खोलकर बाहर की तरफ झांका तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। वो निश्चिंत होकर खिड़की बंद कर ही रही थी कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और फोन में चल रही दुर्गा चालीसा भी बंद हो गई। रक्षा करो, दुर्गा रक्षा करो, रक्षा करो। टीना के इतना कहते उस हाथ की पकड़ उससे छूट गई और टीना ने देर ना करते हुए जल्दी से खिड़की को अंदर से बंद कर लिया और हाँफती हुई आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने होश में नहीं थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ। अब मैं और एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे मास्टर छोड़कर वापस घर जाना पड़े, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। टीना इस हद तक डर चुकी थी कि उसने अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही ये बात वृंदा को बताई तो वृंदा ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। तुझे हंसी आ रही है? जानती भी है कल रात क्या हालत हुई थी मेरी। मरते मरते बचाया माता रानी ने मुझे। अरे यार, वहाँ पर और भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रही है तू। इस डिग्री पर तेरा फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए बेवकूफी मत कर। अरे जब मैं ही नहीं रहूंगी तो फ्यूचर कहाँ से रहेगा? मुझे नहीं रहना वहाँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे बाबा, ये भी तो हो सकता है कि कल रात तूने कोई बुरा सपना देखा हो। वो कोई सपना नहीं था यार। तुझे क्या लगता है मुझे क्या सपने और हकीकत के बीच का फर्क नहीं पता? ओहो, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन लगता है डर तेरे दिमाग में बैठ गया। एक काम करते हैं, पंडित जी से बात करके घर में हवन करा लेते हैं, तो तेरे मन में जो भी डर है वो भी खत्म हो जाएगा। और कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसका भी हमारे पंडित जी इलाज कर देंगे। और अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले, तो उस पर ध्यान दे। मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक घर में हवन नहीं हो जाता मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगी। अच्छा ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ रुक जाना। वैसे भी मेरी रूममेट 2-3 दिन के लिए अपने घर गई है। आज रात टीना वृंदा के पास रुक गई। वृंदा ने पंडित जी से बात की तो अगले दिन पंडित जी उसके घर में हवन के लिए आए। वृंदा भी हवन के लिए टीना के साथ ही थी। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से अच्छी तरह से घर में हवन किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। हवन का धुआं घर के कोने कोने में फैल गया और पंडित जी ने पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, पास में मोक्ष द्वार है।
तो कभी कभार आत्माएं भटकती हुई तुम्हें दिख सकती हैं, लेकिन उनके डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो बस दो लोगों के बीच फंस कर रह गई है। वो खुद परेशान है, इसलिए दूसरों को भी परेशान करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पूरे घर को शुद्ध कर दिया है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बात याद रखना कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना, मतलब कि अपनी बालकनी में या छत पर मत जाना। ठीक है पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ बेटा, मैंने बाहर गैलरी में रेलिंग पर एक रक्षा सूत्र बांधा है, तो उसका ध्यान रखना, वो खुलने ना पाए। जी पंडित जी। टीना ने पंडित जी को उनकी दक्षिणा दी और पंडित जी टीना के सर पर हाथ रखकर वहां से चले गए। घर में जब से टीना ने हवन कराया था, तब से उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। अब उसे ना तो खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी और ना ही उसे वहां पर किसी की आवाज या परछाई महसूस होती थी। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये भूल रही थी कि मोक्ष द्वार अभी भी वहीं पर है और अभी भी रात को वहां इसी तरह आत्माएं भटकती हैं। कुछ दिन बाद यार न्यू ईयर आने वाला है और तुम लोगों ने कोई पार्टी भी प्लान नहीं की। यार मेरी रूममेट तो तुझे पता ही है कैसी है, वो तो फ्लैट पर पार्टी करने नहीं देगी। और मेरा लैंडलॉर्ड भी ऐसा है कि उसे जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मेरे फ्लैट पर पार्टी करने का आइडिया तो भूल ही जाओ। हाँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ऑलरेडी लड़कों ने अपनी पार्टी प्लान की हुई है और मैं तुम लड़कियों को वहाँ पर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और तुम दोनों? मेरे पास भी जगह नहीं है। सेम हियर यार, लेकिन तुम तो अकेली रहती हो ना टीना, तुम्हारे घर में तो हम लोग आराम से पार्टी कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम लोग बोलो कि तुम्हारा घर मोक्ष द्वार के पास है तो हम लोग नहीं आएंगे, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ तुम लोग। तो फिर डन करते हैं, टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। हाँ, सब लोगों ने टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करने का प्लान किया। 2 दिन बाद 21 दिसंबर था। टीना जिस घर में रहती थी उस घर का पेंट अब उतरने लगा था, तो लैंडलॉर्ड कुछ लोगों के साथ घर पर आया। टीना, अब 2 दिन बाद न्यू ईयर है, तो मैंने सोचा घर को बाहर से थोड़ा पेंट करवा देता हूँ। अभी तुम कॉलेज जाओगी तो ये लोग पेंट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके। टीना कॉलेज चली गई और उन लोगों ने बाहर बांबू बांधकर पेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो लोग घर की रेलिंग पर पेंट कर रहे थे तो बांबू की कील उस रक्षा सूत्र में अटक गई और जब उन लोगों ने बांबू को हटाया तो वो रक्षा सूत्र खोलकर नीचे गिर गया, जिस बात का अंदेशा टीना को बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन बाद साल का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर की रात। लगभग 10 बज रहे थे। टीना घर पर अपने फ्रेंड्स के आने का इंतजार कर रही थी और किचन में उनके लिए कुछ स्नैक्स रेडी कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है सब लोग आ गए। टीना नीचे जा ही रही थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे आ रही हूँ। टीना ने जल्दी से गेट खोला तो सामने कोई नहीं था, तो वो थोड़ी डर गई। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अचानक वही रात आ गई। वो सहमी सी वहीं खड़ी थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। डर के मारे टीना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। 2-3 बार डोरबेल बजी, लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला। तभी बाहर से आवाज आई। अरे तुम क्या कर रही हो यार, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पूरी रात हमें बाहर खड़े रखने का इरादा है क्या? वृंदा की आवाज सुनकर टीना की जान में जान आई। उसने झट से दरवाजा खोल दिया। उसके दोस्त अंदर आए और टीना उन्हें ऊपर लेकर चली गई। वैसे तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हम इतनी देर से डोरबेल बजा रहे थे। अब कुछ नहीं, वो मैं वॉशरूम में थी तो आने में टाइम लग गया। मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। टीना किचन में उन लोगों के लिए कॉफी लेने गई। तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे अब कौन आ गया? अरे हाँ, मैंने खाना ऑर्डर किया था तो वही आया होगा। टीना ने अपने दोस्तों को कॉफी दी और नीचे दरवाजा खोलने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके चारों दोस्त दरवाजे के बाहर उसके सामने खड़े थे। तो अभी अभी टीना जिन दोस्तों के साथ ऊपर गई वो कौन थे, यह सोचकर टीना की रूह कांप गई। भरी ठंड के मौसम में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो? तुम तो हमें ऐसे देख रही हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। क्या? अरे क्या 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 कर रही हो? अब हमें अंदर भी आने दोगी या पूरी रात बाहर ही खड़े रखोगी? पहले ही इतनी सर्दी हो रही है, थोड़ा तो तरस खाओ हम पर। हाँ, अंदर आ जाओ। टीना इतनी डर चुकी थी कि अपने दोस्तों को ऊपर ले जाते हुए उसके पैर कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर ये सब लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं तो ऊपर जिन्हें मैं कॉफी देकर आई हूँ वो कौन है? और अगर वो मेरे दोस्त हैं तो ये कौन है? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। दोस्तों 5 साल हो गए
हमें आपके लिए हॉरर स्टोरीज बनाते हुए स्कैरी पंपकिन ने आपको बेहतरीन एनिमेटेड स्टोरीज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने भी हमें जो प्यार और समर्थन दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक स्कैरी पंपकिन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो शायद बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, क्योंकि स्कैरी पंपकिन अब और भी डरावना बनने जा रहा है और हम आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप हमारी अपकमिंग क्रिकेट स्टोरीज और वेब सीरीज मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। रात के 10 बज गए थे। मेंटल हॉस्पिटल के रूम में एक सिस्टर रात की शिफ्ट का राउंड ले रही थी। राउंड लेते लेते वो रूम नंबर 11 के पास आके पहुंच गई। सिस्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बेड पे 27 साल की एक खूबसूरत सी लड़की दीवार को एकटक देख धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रही थी। उसे देख सिस्टर को थोड़ा अजीब लग रहा था। कमरे के अंदर जाने के लिए उसके पैर जैसे मना कर रहे थे। उस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे अजीब पेशेंट्स थे और मानसिक बीमारी वाले पेशेंट्स का ऐसे बर्ताव करना काफी आम बात है। और वो एक सिस्टर थी तो उसके लिए तो ये रोज का ही काम था। लेकिन उस सिस्टर का उस मेंटल हॉस्पिटल में आज पहला दिन था। रात का सन्नाटा और अचानक से आती हवा के कारण होने वाली दस्तक उस खौफनाक मंजर में और भी डर पैदा कर रही थी। अंदर जाऊं या नहीं, इस गहरी सोच में वो पड़ गई थी। मन में थोड़ी सी हिम्मत कर उस सिस्टर ने अपना एक पैर अंदर बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से वो लड़की जोर से हंसने लग गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। उसका मुंह दीवार की तरफ था। उसने अचानक से अपनी गर्दन उल्टी घुमाई और देख सिस्टर के पसीने छूट गए। उसके पैर मानो वहीं जम गए। अपने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा बंद कर सिस्टर दूसरे सिस्टर को आवाज लगाते हुए रिसेप्शन की तरफ दौड़ी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर। दौड़ते हुए सिस्टर रिसेप्शन पे पहुंच जाती है। रिसेप्शन पे एक सिस्टर किसी से फोन पे बात कर रही थी। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। इतना कहकर सुनीता सिस्टर फोन रख देती है और उस दूसरी सिस्टर को देखकर कहती है, क्या हुआ रचना सिस्टर, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रचना सिस्टर जो कुछ हुआ था वो सब सुनीता सिस्टर को बताती है। लेकिन आप किससे बात कर रही थी? अरे वही रूम नंबर 11 में जो लड़की है ना, उसी की माँ का फोन था। बेचारी रोज रात को फोन करके उसके बारे में पूछती है। कुछ ही महीनों पहले उसे यहाँ भर्ती करके चले गए। तब रचना सिस्टर जिज्ञासा भरी नजरों से सुनीता सिस्टर को देख पूछती है, आखिर हुआ क्या है उसके साथ? उसकी ये हालत कैसे हो गई? दिखने में तो काफी खूबसूरत है वो। हाँ, ऐसी हालत बस दोनों ही हालात में हो सकती है, जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करे और वो उसे ना मिले, या फिर तब जब उस पे किसी रूह का साया हो। ये सुन रचना सिस्टर हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसके साथ क्या हुआ? अफसोस दोनों। मतलब? तब सुनीता सिस्टर उसे नैना के बारे में बताने लग जाती है। नैना 27 साल की हो चुकी थी। वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही थी। पूरे कॉलेज में नैना से खूबसूरत लड़की और कोई भी नहीं थी। कॉलेज के सारे लड़के नैना के पीछे पागल थे, लेकिन नैना ने अपने सपनों के राजकुमार की एक अलग ही कहानी बनाई थी। वो मन ही मन रोज उसके जिंदगी में आने वाले राजकुमार के सपने सजाती थी। नैना और उसके सपनों की दुनिया असल जिंदगी से काफी अलग थी। नैना अक्सर खुद से ही बातें करती और कभी कभी जोर से हंसती। उसको देख उसके माँ और पापा बहुत परेशान थे। उनकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और अब उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। और उन्होंने कई सारे रिश्ते भी नैना के लिए लाए, लेकिन नैना हर रिश्ते के लिए मना कर देती, ये कहकर कि वो लड़का उसके सपनों के राजकुमार जैसा नहीं है जैसा उसने सोचा है। काफी सारे रिश्तों को बार बार मना करने के कारण नैना के लिए रिश्ते आने अब बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे। इस बात से नैना के माँ और पापा बहुत परेशान थे, लेकिन नैना इस बात से बिल्कुल अनजान अपने ही सपनों की दुनिया में मगन थी। रात का समय था। रात के लगभग 12:30 बजे थे, लेकिन नैना अभी भी जाग रही थी। उसके कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी। नैना अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे खिड़की से बाहर देखे अकेले ही मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसे अक्सर डायरी लिखने की आदत थी। उस डायरी में उसने अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ लिखा था। वो डायरी नैना के दिल के बहुत करीब थी, इतनी कि नैना की जान उसमें बस गई थी। वो मुस्कुराते हुए उस डायरी में कुछ लिख रही थी। नैना की ये हरकतें उसके माँ और पापा के लिए कुछ नई नहीं थी, इसलिए वो इस बात की तरफ ज्यादा गौर नहीं करते थे। अगले दिन नैना कॉलेज जाती है। आज नैना का 27वां जन्मदिन था। वो आज अपनी डायरी भी साथ ले आई थी। नैना के दोस्तों ने नैना का जन्मदिन काफी बढ़िया से मनाया।
उसके ग्रुप में नैना की सबसे अच्छी दोस्त निशा और अभी कुछ महीने पहले ही दोस्ती हुए नए दोस्त ईशान और जतिन थे। दोनों मनी मन नैना को पसंद करते थे, लेकिन ये बात दोनों ने अभी तक नैना से नहीं कही थी और ना ही एक दूसरे से। उस दिन नैना कॉलेज की लाइब्रेरी में अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और तभी अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया। वो जल्दी जल्दी अपनी डायरी वहीं भूल गई। जतिन ने वो डायरी उठा ली और किसी का ध्यान नहीं है ये देखते हुए वो डायरी फटाक से अपने बैग में डाल ली। घर आके जतिन ने नैना की डायरी पढ़ना शुरू किया। जतिन एक एक पन्ना पढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे उसके माथे पर एक शिकंजी आ रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहा था। रात के लगभग 1 बज गए थे। जतिन ने वो डायरी पूरी पढ़ ली और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए वो डायरी को टेबल के साइड पे रखकर सो गया। उधर नैना के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि आज नैना बहुत परेशान थी। उसका कमरा पूरा बिखरा पड़ा था और वो पागलों की तरह अपनी डायरी ढूंढ रही थी। कमरे से आती आवाजों के कारण उसकी माँ की नींद खुल गई और वो नैना के कमरे के पास आ गई और उसके कमरे के दरवाजे पे ठक ठक की और पूछा, नैना, नैना तू ठीक तो है ना? पर नैना का कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ ने उसे फिर से आवाज लगाई, नैना बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत रात हो गई है, सो जा। इतना कहकर उसकी माँ सोने के लिए चली गई। इधर नैना को रोना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, जिसमें उसने अपने सारे सपने संजोए थे। अपनी आंखें पोंछते हुए नैना ने कमरे की बत्ती बुझा दी और वो सो गई। काफी मशक्कत के बाद उसकी आंख लग गई। अगली सुबह नैना कॉलेज आई थी, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। उसे उदास देख निशा ने उससे पूछा, क्या हुआ नैना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? निशा, मेरी वो डायरी तुम्हें याद है जिसमें मैं अपनी सारी बातें लिखती थी? वो कहीं खो गई, मुझे नहीं मिल रही। ईशान वहीं खड़ा था। उतने में जतिन वहां आ जाता है। जतिन को देख नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जतिन ने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे नैना ने डायरी में लिखा था। जतिन को देख नैना उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक तरफ उसे डायरी खोने का गम था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने सपनों का लाइफ पार्टनर मिलने की खुशी भी हो रही थी। जतिन ने आके नैना को शादी के लिए प्रपोज किया और जतिन की तरफ आकर्षित हुई नैना ने उससे हाँ कर दी। नैना और जतिन दोनों बहुत खुश हो गए, लेकिन ईशान के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसका तो मानो दिल ही टूट गया था, लेकिन वो वहीं चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। दिन ब दिन जतिन के प्यार का जुनून बढ़ता चला गया। वो नैना के प्यार के लिए पागल होने वाली हरकतें करने लगा। वो किसी को नैना के पास आने नहीं देता था, यहाँ तक कि उसने निशा को भी नैना से दूर कर दिया। एक दिन तो हद हो गई। जतिन ने ईशान के साथ मारपीट कर दी। जतिन नैना के प्यार के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी अपने पूरे शरीर पर नैना का नाम खून से लिखता, तो कभी अपने खून से लिखे लव लेटर्स नैना को भेजता। नैना को भी अब जतिन के ऐसे बर्ताव से डर लगने लगा था। एक दिन नैना जब जतिन के घर गई तो नैना को वहां उसकी डायरी मिल गई। अपनी डायरी को जतिन के कमरे में देख नैना हक्की बक्की रह गई थी। साथ ही में टेबल के ड्रॉअर में कुछ लव लेटर्स और लड़कियों की कुछ तस्वीरें भी मिली। नैना वो देख ही रही थी कि तभी वहां पर 40-45 साल का एक आदमी आ गया। उसे ऐसा अचानक देख नैना थोड़ी डर गई। तब वो आदमी बोला, अरे बेटा, डरो नहीं, मेरा नाम किशोर है, मैं जतिन का चाचा हूँ। मैं अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर में रहता हूँ। हर हफ्ते यहाँ आ जाता हूँ जतिन का हालचाल पूछने। उस बेचारे का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। उसके माँ बाप की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से उसके दिमाग पे एक गहरा असर पड़ा है। कितने ही दिनों से वो मानसिक बीमारी से लड़ रहा है। ये सुन नैना शॉक हो जाती है और कहती है, क्या कहा? मानसिक बीमारी? तब जतिन के चाचा कहते हैं, हाँ, मानसिक बीमारी। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर एक एंटीक खूबसूरत चीज उसके पास हो, इसलिए वो सारी एंटीक खूबसूरत चीजें इकट्ठा करता है और अपने घर में सजा के रखता है। ये देखो, पूरा घर ऐसी ही चीजों से भरा पड़ा है। नैना इधर उधर अपनी नजर घुमाती है तो उसे घर में बहुत सारी ऐसी एंटीक और खूबसूरत चीजें दिखाई देती है। नैना उन चीजों को देख ही रही थी कि तभी वो चाचा जी आगे कहते हैं, वो भावनाएं नहीं समझता, बस बाहरी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो जाता है। और वो चीज अगर खराब हो जाए या बदसूरत हो जाए तो उसका नामो निशान मिटा देता है। जतिन के चाचा की बातें सुनकर नैना अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी। नैना ड्रॉअर में पड़े फोटो चाचा जी को दिखाते हुए पूछती है, और ये तस्वीरें किसकी हैं? तब वो चाचा कहते हैं, बेटा, ये जतिन की पहली गर्लफ्रेंड की तस्वीरें हैं। इन सबसे मैं बस एक ही बार मिला हूँ। हर बार मुझे उसके साथ कोई नई लड़की दिखाई देती थी। पता नहीं उनका क्या हुआ, वो कहाँ गई। मैंने कभी उससे ज्यादा पूछा ही नहीं।
क्योंकि डॉक्टर ने जतिन से ऐसी कोई भी बात करने से मना किया था जिससे उसे गुस्सा आ जाए, नहीं तो वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। नैना उन तस्वीरों को देख रही थी। हालांकि उन सभी तस्वीरों में एक बात कॉमन थी कि उन तस्वीरों में से वो सारी लड़कियां बेहद खूबसूरत थी। उस ड्रॉअर में एक फोटो और भी थी जो उल्टी कर रखी थी। नैना ने अपने कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर उठाई और देखने लगी। वो तस्वीर देख नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। अपनी तस्वीर को उस ड्रॉअर में देख नैना के शरीर के मानो रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे अब सारी बातें नैना के समझ आ रही थी। नैना से अब वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नैना भागते हुए अपने घर आई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर एक कोने में बैठ गई। वो जोर से चीखना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी सामने पड़ा उसका फोन बजने लगता है। जतिन का फोन आ रहा था। 10-12 रिंग होने के बाद भी नैना ने फोन नहीं उठाया। नैना के अंदर अब वो हिम्मत ही नहीं थी कि वो उससे बात करे। कई दिन बीत गए। नैना कॉलेज नहीं गई और ना ही किसी से मिली और ना ही किसी से कोई बात की। बस अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अकेली अपनी डायरी को देखती बैठती रही। आज पहली बार उसे अपनी डायरी से नफरत होने लगी थी। उसी दिन अखबार के पहले पन्ने पर एक न्यूज आई थी कि एक लड़की के प्यार में निराश होकर एक लड़के ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उस न्यूज के साइड में जतिन की तस्वीर छपी हुई थी। वो देख नैना पूरी तरीके से शॉक हो गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से पूरी ताकत ही चली गई। नैना ने अब कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। दिन भर बस अपने कमरे में बैठकर दीवारों को देख धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाती रहती थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। हर जगह अब नैना को बस जतिन की रूह दिखाई देती थी और वो उसे हंसते हुए कहता था नैना, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। सुनीता सिस्टर की बातें सुनकर रचना सिस्टर हैरान हो गई थी। रात का वो सन्नाटा और वो खौफनाक किस्सा रचना सिस्टर के दिल में डर पैदा कर रहा था। उतने में हॉस्पिटल की सारी लाइट्स बंद चालू होना शुरू हो गई और अचानक से हॉस्पिटल की सारी बिजली चली गई। रचना सिस्टर अब काफी डर गई थी। उसने डरते हुए अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल की टॉर्च शुरू की और सुनीता सिस्टर को आवाज देने लगी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर, आप यही है ना? लेकिन सुनीता सिस्टर का कोई जवाब नहीं आया। उतने में रचना सिस्टर को टेबल की साइड पे रखा एक पेपर नोट मिला। नोट में लिखा था कि रचना, मुझे एक इमरजेंसी की वजह से कहीं दूर जाना पड़ रहा है। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था इसलिए ये मैसेज रख रही हूँ। मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ये पढ़कर रचना सिस्टर को ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर से किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो। अपनी डर भरी निगाहों से रचना सिस्टर इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक एक कोने में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वो जतिन की रूह थी जो अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए रचना सिस्टर को देखकर कहता है, वैसे तुम भी काफी खूबसूरत हो और खूबसूरत चीजों पर बस मेरा हक है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। सपनों की दुनिया और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। इतना कि कभी कभी वो जिंदगी और मौत की हदें भी पार कर देता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओ मैन, थोड़ा जल्दी चलो ना तुम। साहब कैसे चले? ये ट्रैफिक तो देखो। अब ये कार है, उड़कर तो नहीं जाएगी। वो तो मुझे भी पता है मगर तुम फटाफट चलने की कोशिश करो। शिट यार, ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मुझे हर हाल में कल सुबह नासिक पहुंचना है। काय को खाली पीली चिल्लम चिल्ली कर रहे हो मैन? अगर इतना ही जरूरी काम था तो ऑफिस से समय से निकलना था, मगर नहीं, तुमको तो अपना ऑफिस भी जरूरी है। रोजी, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है। तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है। तुम नेट पर देखो ट्रेन का क्या स्टेटस है। जोसेफ को गुस्से में देखकर रोजी चुपचाप अपने मोबाइल में ट्रेन का स्टेटस देख रही थी तो उसने देखा ट्रेन बांद्रा स्टेशन छोड़कर आगे के लिए निकल चुकी थी। मैन, ये ट्रेन तो गया। दोबारा चेक करो, देखो नासिक के लिए कोई और ट्रेन है क्या। ये ट्रेन निकल गई। शिट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मेरी कल सुबह की अर्जेंट मीटिंग है। रोजी ने अपने मोबाइल में देखा कोई और ट्रेन नहीं थी तो जोसेफ गुस्से में रोजी के ऊपर चिल्लाने लगा, जबकि उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। उन दोनों को लड़ते देख ड्राइवर, जो अब तक उन लोगों की बातें सुन रहा था, बैक व्यू मिरर में देखते हुए बोला, एक बात बोलूं साहब? अब तू भी बोल ले। प्लीज जोसेफ, काम डाउन। एक बार सुन तो लो वो क्या कह रहा है। जोसेफ गुस्से में ड्राइवर की तरफ देख रहा था।
ड्राइवर ने धीरे से डरते हुए कहा, साहब, आपकी बुकिंग बांद्रा स्टेशन की है। वहां पहुंचने के बाद आप एक बार पेमेंट कर देना, उसके बाद मैं अपना जीपीएस ट्रैकर बंद करके आपको नासिक ले चलूंगा। अभी 1 बज रहा है, सुबह के 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग नासिक पहुंच जाएंगे। आर यू मैड? पूरी रात कार का सफर बहुत थकाने वाला होता है और उसमें रिस्क भी तो है। तुम दिन भर से गाड़ी चला रहे हो, थके हुए होंगे ना। रे बाबा, रात को सफर नहीं करेंगे। वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आगे बैठता हूँ, गाने सुनते हुए चलेंगे। जब तुम्हें थकान लगे तो थोड़ी देर गाड़ी मैं चला लूंगा। जोसेफ, वो जीपीएस ट्रैकर बंद करने को कह रहा है। किसी को क्या पता कि हम लोग इसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? वैसे भी आजकल कितने सारे केस सुनने में आते हैं। तुम जरा ये क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो। देखो कितना शरीफ है, खुद ही हमारी मदद करना चाहता है। रात के वक्त कार का सफर करने का रोजी का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर जोसेफ की जिद के आगे उसकी एक ना चली और वे लोग नासिक के लिए निकल गए। जोसेफ और ड्राइवर बातें कर रहे थे और दिन भर की थकान के कारण पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी रोजी की नींद लग गई। जैसे ही ड्राइवर ने देखा रोजी सो गई, उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बार बार उसी की ओर देख रहा था। जोसेफ इन सबसे बेखबर गाड़ी में चल रहे गाने का लुत्फ ले रहा था। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। कुछ देर बाद गाड़ी हाईवे पर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, रोजी घबरा कर उठी और वो ड्राइवर और जोसेफ को देखने लगी, मगर उसे कार में कोई भी नजर नहीं आया। पूरी रोड सुनसान पड़ी थी। जंगल के बीचों बीच सड़क पर खड़ी कार को देख वो घबरा गई। वो कार के कांच में से ही इधर उधर देख रही थी। उसे जोसेफ कहीं नजर नहीं आया। जैसे ही वो घबरा कर कार से बाहर आई, उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। वो जोर से चीखी। उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी हुई थी जो देखने को थी। उसके शरीर में समा गई। उसकी चीख सुन जोसेफ उसके पास आया। क्या हुआ? हाँ? जोसेफ, तुम कहाँ थे? वो औरत कहाँ गई? कौन औरत? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हम वहाँ सामने चाय की गुमटी पर चाय पी रहे थे। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। कहते हुए उसने चाय की गुमटी की तरफ इशारा किया तो रोजी हैरान रह गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पूरा रोड खाली था। अब अचानक से चाय की गुमटी और रिफ्रेशमेंट की शॉप कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो अभी कुछ नहीं था, अचानक से ये सब कुछ कैसे? क्या कैसे हो सकता है? जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। चाय पियोगी? फ्रेश लगेगा। जोसेफ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर रोजी डरी हुई थी। उसने ना में सर हिला दिया। ड्राइवर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और रोजी की तरफ देखकर मुस्कुराया। रोजी को उसका यूं मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर ने उसकी तरफ सुपारी का पैकेट बढ़ाया। ये लो, इससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। जोसेफ के कहने पर बेमन से रोजी ने वो सुपारी अपने मुंह में डाली तो रोजी को तेज इत्र की खुशबू आई और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में आकर बैठा है, मगर वहां पर कोई नहीं था। पूरी रात वो डरी सहमी बैठी रही। वे लोग सुबह सुबह नासिक पहुंच गए। देखिए, मैंने आप लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया। आप बेकार में ही मेरे साथ आने में डर रही थी, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज रात का ये सफर आपको उम्र भर याद रहेगा। कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, जिसे देख रोजी सहम गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो अपना हैंडबैग कार से निकालने के लिए झुकी तो ऐसा लगा उसे कोई धक्का देकर कार से बाहर निकाला हो। उसने जोसेफ की ओर देखा, मगर जोसेफ को अंदाजा ही नहीं था रोजी के साथ क्या हुआ है। दोनों होटल रूम पहुंचे। क्लाइंट से 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, अभी तो केवल 5 बजे हैं। थोड़ी देर सो जाता हूँ ताकि फ्रेश लगेगा। आओ तुम भी सो जाओ। कहते हुए उसने रोजी को अपने पास बुलाया, मगर रोजी का मन खराब था तो वो रूम की बालकनी में जाकर बैठ गई। सुबह का उगता हुआ गुलाबी सूरज, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों का कलरव उसके बेचैन मन को थोड़ा सा शांत कर रहा था। वहाँ बैठे बैठे उसे 2 घंटे बीत गए। उसे पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी की ओर देखा तो उसे पता चला। ओह माय गॉड, 2 घंटे से मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। कुछ देर में जोसेफ भी उठ जाएगा। उसके उठने के पहले रेडी हो जाती हूँ। वो वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी। मुंह धोते हुए उसने देखा उसकी गर्दन पर किसी के नाखून के निशान थे। वो हैरान हो गई। अरे, मेरे शरीर पर ये निशान कैसे? और ये क्या? इसमें से तो हल्का हल्का खून आ रहा है। मतलब ये ताज़ा निशान है। कैसे आ गए ये निशान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तक तो नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला और ये निशान बन गए। वो उन निशानों को देख ही रही थी कि उसे जोसेफ की आवाज सुनाई दी। रोजी, पिछले 1 घंटे से वॉशरूम में क्या कर रही हो? मुझे भी तैयार होना है, क्लाइंट हमारा वेट कर रहा होगा।
जोसेफ की बात सुनकर रोजी हैरान हो गई कि वो अभी तो वॉशरूम आई थी। 1 घंटा कैसे हो गया? वो केवल मुंह धोकर बिना नहाए ही वॉशरूम से बाहर निकल गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रही थी। तभी जोसेफ रेडी होकर उसके पीछे खड़ा था। रोजी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ तुम कांच के सामने केवल हेयर ब्रश लिए खड़ी हो। क्या हुआ है, बोलो। जोसेफ की बात सुनकर जैसे ही रोजी ने देखा, जोसेफ रेडी था मगर रोजी का तैयार होना बाकी था। यहाँ तक कि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। उसे समझ नहीं आया कि केवल कांच के सामने खड़े खड़े इतना समय कैसे निकल गया। रोजी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद रात में ट्रैवल किया है इसलिए तुम्हें अनईजी लग रहा है। नासिक पहुंचकर भी मैंने कहा था थोड़ी देर आराम कर लो, मगर तुम बालकनी में बैठी थी। अब ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं क्लाइंट से मिलकर आता हूँ। कहते हुए जोसेफ रूम से बाहर चला गया। होटल के उस बड़े से कमरे में रोजी अकेली थी। वो अभी भी वही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नजर आने लगे। वो वहां से जैसे ही उठी, आईने में से एक हाथ मारा और उसने रोजी का गला दबाया। वो डरते हुए पलटी। कौन है? कौन है यहाँ पर? कांच में उसे उसी भयानक औरत की शक्ल नजर आ रही थी जो उसे रास्ते में मिली थी। रोजी डरते हुए कांच से 2 कदम दूर हटी, मगर वो औरत रोजी के और करीब आ गई। कौन हो तुम? कल रात से मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। कहते हुए रोजी अपने आसपास रखे हुए सामान से उस औरत पर वार करने लगी, मगर उस पर उन वारों का कोई असर नहीं था। वो धीरे धीरे रोजी की तरफ आगे बढ़ रही थी। रोजी पलंग पर जा गिरी। वो भयानक औरत उसके सीने पर सवार हो गई। रोजी को लगा अब वो नहीं बचेगी। डरते हुए आंखें बंद कर ली, मगर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसके आसपास खून ही खून फैला हुआ था। यह देख वो डर गई। उसके सीने पर सवार वो औरत कच्चा मुर्गा चबा रही थी। जैसे ही रोजी ने आंखें खोली, उस औरत ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाए और उसका खून चूस कर गायब हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जोसेफ था। रोजी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो रिसेप्शन से मास्टर की लेकर आया और रूम का दरवाजा खोला। रोजी रूम के कोने में डरी सहमी सी बैठी हुई थी। हे रोजी, क्या हुआ तुमको? और ये तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोलो। जोसेफ के बार बार पूछने के बावजूद रोजी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। जोसेफ ने तुरंत रूम सर्विस को कॉल किया। सभी उसकी हालत देखकर हैरान थे। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नजर नहीं आया। जोसेफ ने रोजी के कपड़े बदले और उसे अपने साथ वापस मुंबई लेकर आ गया। वो खून चूसने वाली चुड़ैल ब्लड सकर अब उसके साथ हर वक्त रहती। वो किसी को भी नजर नहीं आती। वो सिर्फ रोजी को ही नजर आती थी। रोजी उसके सामने आने के बाद अजीब व्यवहार करती थी। धीरे धीरे उसका शरीर सूखता जा रहा था। जोसेफ उसे लेकर कहीं डॉक्टर के पास भी गया, मगर किसी भी डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं था। तब किसी ने उसे रोजी को चर्च ले जाने की सलाह दी। ब्लड सकर, ये क्या होता है? ये वो खून की प्यासी आत्माएं हैं जो अनंत काल तक इस धरती पर रहेंगे। उनकी मुक्ति संभव नहीं है। यह अपने शिकार को ना तो जिंदा रहने देती है ना ही मरने देती है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक उपाय है कि इसे किसी और के ऊपर छोड़ दिया जाए। फादर, ये क्या बात हुई कि अपनी परेशानी किसी और के ऊपर छोड़ दी जाए? यही इसका रूल है। किसी ने इसके ऊपर उसे छोड़ा है। दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि अब तू पूरी तरह से ठीक हो गई, वरना उस चुड़ैल ने तो तुझे कंकाल बना दिया था। उस रात वो मेम साहब के ऊपर मैंने तेरी कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। जोसेफ आज भी रोजी की गिरती हालत से परेशान है। ब्लड सकर उसे ना ढंग से जीने दे रही है और ना मरने। जोसेफ का ज़मीर उसे किसी और के ऊपर छोड़ने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। उस रात अनजान व्यक्ति के साथ किया गया रात का सफर जोसेफ और रोजी की जिंदगी में हमेशा के लिए दुख की लंबी रात बनकर आ गया। कहीं आप भी तो ऐसे किसी अनजाने सफर पर नहीं है? सावधान। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। इस सर्दी
अपनी वार्डरोब को redwolf.in के स्टाइलिश और कंफर्टेबल हुडीज के साथ अपग्रेड करें। और अगर आप थोड़ा हॉरर ट्विस्ट पसंद करते हैं तो इनके कूल हॉरर कलेक्शन को मिस मत करें। बस कूपन कोड RWSCRYPMPKN का इस्तेमाल करें और 999 या उससे ज्यादा की खरीदारी पर 10% का सीधा डिस्काउंट पाएं। रेड वुल्फ के कपड़े ना सिर्फ स्टाइलिश बल्कि बेहद कंफर्टेबल भी हैं और ये मौका सिर्फ 31 दिसंबर तक। तो इंतजार किस बात का? redwolf.in पर जाएं, कूपन कोड का इस्तेमाल करें और इस सर्दी अपने लुक को बनाएं स्टाइलिश, कंफर्टेबल और थोड़ा हॉरर फिट। विजिट redwolf.in टुडे। कहते हैं कि अमावस्या की रात काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और अपने लिए शिकार की तलाश में रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या की रात बहुत सावधान रहना चाहिए और भूल कर भी रात के अंधेरे में बाहर निकलने की गलती नहीं करनी चाहिए। लोग जब ये सब बातें बोलते थे तो मुझे ये महज उनका अंधविश्वास लगता था। मुझे भूत प्रेत और उनसे जुड़ी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं होता था। लेकिन मेरी जिंदगी की उस एक अमावस्या की रात ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात तब की है जब मैं 17 साल का था। गर्मियों के दिन थे। हम सब नानी के घर पर सीतामढ़ी रुकने गए हुए थे, जो बिहार में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। मैं, माँ और हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन और छोटी बहन नीति भी थी। शाम के समय हम सब मिलकर घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी मामी अपने हाथ में एक पूजा की थाली लेकर आई। उन्होंने घर की चौखट के बाहर जाकर दीवार और दरवाजे पर हल्दी के कुछ टीके लगाए और अपने हाथ पर हल्दी लगाकर दीवार पर उसकी छाप लगा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मामी से पूछा, अरे मामी, ये आप क्या कर रही हो? घर के बाहर ये हल्दी के टीके क्यों लगा रही हो? तभी नानी अपनी लाठी के सहारे चलती हुई आंगन में आई। बेटा, आज रात अमावस की रात है। गांव में आज की रात काली शक्तियां भटकती रहती हैं, इसीलिए घर की सुरक्षा के लिए सब गांव वाले अपने घर के बाहर ये हल्दी के टीके लगाते हैं ताकि किसी भी काली शक्ति का साया घर पर ना पड़े। क्या नानी, आप भी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप अभी भी इन मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हो? शहरों में तो कोई ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये गाँव है बेटा, यहाँ पर ये सब चीजें बहुत आम है। चलो अब तुम अंदर जाओ और सुबह होने तक अब कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा। मुझे उस समय उन सब की बातें मंदगढ़ंत लग रही थी, लेकिन मैं बड़े लोगों से बहस भी क्या करता, इसलिए चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। मामा जी भी उस दिन सूरज ढलते ही घर आ गए। गली के बच्चे जहाँ रात तक गली में खेलते रहते थे, आज शाम के 7 बजे ही वो गली भी एकदम सुनसान हो गई। गाँव के लोग भी ना कितने डरपोक होते हैं। अमावस्या की रात की फालतू अफवाहों से सब अपने घरों में छिपकर बैठ गए। नहीं समीर भैया, ये सब अफवाहें नहीं है। गांव के बहुत से लोगों ने अमावस की रात को चुड़ैल, प्रेतों और डायनों को गांव में भटकते हुए देखा है। और हमारे घर के सामने वो जो पीपल का पेड़ है, सतीश काका ने तो पिछले साल अमावस की रात को उस पेड़ पर चुड़ैल को देख लिया था। उसके बाद उनकी जो हालत खराब हुई, पूरे 1 महीने में जाकर अपने बिस्तर से उठ पाए थे। अच्छा, तब तो अब मैं भी उस चुड़ैल को देखूंगा। मैं भी तो देखूं वो चुड़ैल तुम्हारे गाँव वालों को ही दिखाई देती है या मुझे भी दिखेगी। आज रात में छत पर सोऊंगा और देखूंगा कि मुझे कोई चुड़ैल दिखती है या नहीं। वीर मेरे मामा जी का बेटा था। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो बस सबको झूठा साबित करना था। इसलिए मैंने छत पर सोने की जिद बांध ली। देखो भैया, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगा, फिर कोई आपको छत पर नहीं जाने देगा। वीर की इस बात से मैं समझ गया कि अगर इसके सामने मैं छत पर गया तो कोई मुझे छत पर जाने नहीं देगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं छत पर, तू निश्चिंत रह। मैंने वीर को ऐसा विश्वास दिलाया और उसके साथ कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगा। उसी कमरे में हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन भी सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करते करते गहरी नींद में सो गए। मैंने अपना फोन लिया और चुपके से दबे पांव सीढ़ियों से होता हुआ एक चटाई लेकर छत पर चला गया। मैंने छत पर चटाई बिछाई और उस पर लेट गया। मेरा चेहरा गली की तरफ था। छत पर जो 4 दीवारें बनी हुई थी, उसमें बहुत सारे खाने बने हुए थे, जैसे अक्सर पहले के घरों में बने होते थे, जिससे बाहर का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई देता था। रात अमावस्या की थी तो चांद की कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन घर के सामने जो पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे दिए जले हुए थे, जिन्हें गली मोहल्ले के लोगों ने ही जलाया था। मैं बहुत देर तक एकटक उसी पीपल के पेड़ की तरफ देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं बोर होकर अपने फोन में गेम खेलने लगा। मुझे छत पर आए लगभग 1 घंटा बीत गया था। रात के लगभग 1:30 बज गए थे। मुझे हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हुई तो मैंने सोचा कि नीचे चला जाता हूँ। मैं चटाई से उठने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे से अभी अभी कोई चल कर गया है। मुझे लगा कि शायद नीचे किसी को मेरे छत पर होने का पता चल गया है और शायद मामा जी मुझे बुलाने के लिए छत पर आए हैं। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन देखा कि छत पर तो कोई है ही नहीं। तभी मुझे फिर से लगा कि इस बार फिर से कोई तेजी से चलता हुआ मेरे पीछे से गुजर रहा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मुझे लगा कि अभी यहाँ पर कोई था, जो अचानक से कहीं गायब हो गया।
मैं हक्का बक्का डर गया। मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं नीचे चला जाऊं। मेरी वहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करते हुए उठने के लिए मुड़ा। तभी मेरी नजर सामने की सीढ़ियों पर पड़ी। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहां पर कोई खड़ा था। वो कोई परिवार वाला नहीं था। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी की एक भयानक आवाज धीमी धीमी मेरे कानों में पड़ रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस